गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आप लोगों को याद हो हम लोगों ने लास्ट जो क्लासेस में अपने टॉपिक कंप्लीट किया था उसमें हमारा लास्ट चैप्टर था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस। ठीक है, दैट वाज ए थ्योरेटिकल चैप्टर। अब देखो, क्योंकि हम लोगों का बीच में एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला था तो उस वजह से हमने कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स को लिए थे। एक तो आप लोगों को अकाउंटिंग प्रिंसिपल और सेकंड मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस चैप्टर करवाया था। लेकिन आप लोगों को ध्यान हो, उससे पहले जो हमारे चैप्टर चल रहे थे उसमें हमारा लास्ट चैप्टर था डबल एंट्री सिस्टम, जो कि मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे थे, दैट वाज जर्नल। लेकिन आपके टेस्ट होने की वजह से मैंने बीच में उन चैप्टर को, जर्नल का चैप्टर स्टार्ट ना करके ये दो चैप्टर करवाए थे जो कि थ्योरेटिकल चैप्टर्स थे। अब हम लोग वापस अपने उसी पैटर्न के ऊपर आते हैं, वापस उसी चैप्टर के ऊपर आते हैं। तो देखिए, डबल एंट्री सिस्टम का चैप्टर करवाने के बाद मैं आपको अब 9th चैप्टर के ऊपर लेके जा रहा हूं, दैट इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इस चैप्टर का एक पार्ट करेंगे, दैट इज जर्नल। ठीक है, एक्चुअल में ये जो 9 चैप्टर है ये चैप्टर आपका जर्नल का ही चैप्टर है। देखिए, आप लोग सबसे पहले तो ये समझिए कि मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री लिखा है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या है? देखो डियर, आप सभी को पता है हम लोगों ने अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो डेफिनेशन पढ़ी थी कि द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन एंड ड्रॉइंग इंफॉर्मेशन थ्रू देम इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना और उनसे यूजफुल इंफॉर्मेशंस को ड्राइव करना, यूजफुल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। एनी बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर want to know many type of information related to his business, therefore he do the accounting work। यानी कि कोई भी बिजनेसमैन एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर अपने बिजनेस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहता है और इन सभी इंफॉर्मेशंस को जानने के लिए अकाउंटिंग का काम किया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब देखो, सीधी सी बात है, अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है तो यू हैव टू डू द अकाउंटिंग वर्क। और अकाउंटिंग के वर्क में हमारा पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि हमारे बिजनेस में जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। अब मैंने बताया था कि हम लोग अपने बिजनेस में होने वाले डिफरेंट ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, बट क्वेश्चन अराइज हाउ टू रिकॉर्ड। भाई, ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है? तो मैंने ये बताया था कि लेट्स सपोज आपने अपने बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन किया, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया, दिस इज ए ट्रांजैक्शन। ये हमारे बिजनेस का एक ट्रांजैक्शन है। तो आप इस ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखोगे कि स्टेटमेंट के रूप में आपने लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया गया। नहीं, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग आल्सो हैव इट्स ओन लैंग्वेज। अकाउंटिंग की भी अपने आप में कुछ एक अलग लैंग्वेज होती है। जिस तरीके से आप लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट में लैंग्वेज पढ़ते हो, जिस प्रकार से इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, हिंदी अपने आप में एक लैंग्वेज है, संस्कृत अपने आप में लैंग्वेज है, इन द सेम वे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आल्सो हैव इट्स ओन लैंग्वेज। और उस लैंग्वेज का नाम होता है जर्नल एंट्री। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आप इस ट्रांजैक्शन को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और यहां पे भी 1 लाख रुपीस लिख देंगे, यहां पे भी 1 लाख रुपीस लिख देंगे। दिस इज कॉल्ड ए जर्नल एंट्री। आप लोगों को सबको मैंने बताया है, इसको हम क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री कहते हैं। देखो, इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है, अब देखो हमारा ये जो चैप्टर है ये जर्नल एंट्री से रिलेटेड चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया हुआ है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या होता है? देखिए, ओरिजिनल एंट्री बुक्स मींस दोज बुक्स ऑफ अकाउंट इन विच द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट है।
यानी कि ओरिजिनल एंट्री बुक का मतलब होता है वो बुक्स जिसमें ट्रांजेक्शन को सबसे पहले फर्स्ट टाइम आप रिकॉर्ड करते हो, दे आर कॉल्ड द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जनरली journal is a books of original entry because all the business transactions are recorded first of all in journal। देखो जर्नल को हम एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। एक्चुअल में हमारे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन इसके बारे में क्लियर कर देता हूं। देखो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में स्मॉल स्केल के ऊपर बिजनेस करते हैं, छोटे स्केल के ऊपर, वो लोग तो अपने बिजनेस में सारी की सारी ट्रांजेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। लेकिन जो बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने बुक्स में, अपने बिजनेस में अलोंग विद जर्नल सम बुक्स और मेंटेन करते हैं, कुछ बुक्स को और मेंटेन करते हैं, जिसमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जर्नल प्रॉपर, ये 8 बुक्स और आती है। ठीक है, जो कि आगे जाकर हम लोग एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे तो वहां पे उन चीजों को डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मींस दोज बुक्स ऑफ अकाउंट इन विच द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी को प्रूव करने वाले डॉक्यूमेंट्स। तो उनकी सहायता से ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उनको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। वैसे तो बहुत सारी बुक्स है, लेकिन ओरिजिनल एंट्री बुक्स में हमारी जो फर्स्ट बुक है जिसमें आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं दैट इज जर्नल। तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जर्नल का। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर में टॉपिक आता है व्हाट डू मीन बाय जर्नल। जर्नल का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में बेटा जर्नल इज ए बुक, जर्नल इज द नेम ऑफ ए बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। एक्चुअल में बेटा जर्नल इज ए बुक, इसकी डेफिनेशन मैं आपके लिए लिख रहा हूं। जर्नल इज ए बुक इन विच different business transactions are recorded in form of journal entry, इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। देखो बेटा, एक्चुअल में जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये कहती है कि जर्नल अपने आप में एक बुक्स होती है जिसमें डिफरेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। देखो बेटा, जैसे कि आप लोगों के पास डिफरेंट बुक्स होती है, जैसे अकाउंटेंसी की बुक्स है, इसी प्रकार हम लोग अपने बिजनेस में एक बुक मेंटेन करते हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, जिसको हम जर्नल कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमारी अकाउंट की कॉपी होती है, इंग्लिश की कॉपी होती है, मैथ की कॉपी होती है, जिसमें आप लोग जैसे मैथ की कॉपी में मैथ का काम करते हैं, अकाउंट की कॉपी में अकाउंट का काम करते हैं, इसी प्रकार एक प्रकार का रजिस्टर, एक प्रकार की बुक, एक प्रकार की कॉपी होती है, जिसमें किसी भी ट्रांजेक्शन को, हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उस ट्रांजेक्शन को एंट्री के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। देखो, इसमें जो जर्नल एंट्री होती है ना, उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। जर्नल का जो फॉर्मेट है, मैं आपके सामने फॉर्मेट लिख रहा हूं, बना रहा हूं, ये इस प्रकार का फॉर्मेट होता है। ठीक है, टोटल 5 कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। सेकंड कॉलम थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि इसी में मेनली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इन कॉलम के नाम होते हैं, ऊपर इनके नाम लिखे जाते हैं। जैसे पहला नाम है डेट, पहला जो पार्ट है वो है डेट का।
इसमें वो डेट लिखी जाती है जिस डेट को ट्रांजिशन किया जा रहा है, ठीक है, जिस डेट को आपका ट्रांजिशन हो रहा है दैट डेट विल बी मेंशन हियर, ठीक। इसके बाद सेकंड जो कॉलम है दैट इज पर्टिकुलर्स। सेकंड जो कॉलम होता है वो पर्टिकुलर्स का होता है। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसका पूरा स्टेटमेंट, उसका पूरा विवरण, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन। जो भी ट्रांजिशन हो रहा है उस ट्रांजिशन को पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखा जाता है। उसके बाद अगला एक कॉलम होता है जिसका नाम होता है लेजर फोलियो, ठीक है, जिसको L.F से डिनोट किया जाता है, लेजर फोलियो, ठीक है, L.F से, ठीक। देखो लेजर फोलियो के बारे में आगे जाकर हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे लेजर फोलियो का, लेजर का चैप्टर पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन का अकाउंट नंबर क्या है वो यहां पे लिखा जाता है, जो कि फिलहाल आपको खाली छोड़ना है, केवल लेजर फोलियो शो करना है, इसमें अभी फिलहाल कोई काम नहीं होगा, ठीक। फिर उसके बाद लिखा जाता है अमाउंट डेबिट। भाई किसी भी ट्रांजेक्शन के डेबिट में कौन सा अमाउंट आएगा और क्रेडिट में कितना अमाउंट आएगा, तो अमाउंट क्रेडिट, ठीक है, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है जर्नल का। नाउ यू हैव टू रिकॉर्ड द डिफरेंट ट्रांजिशन, डिफरेंट बिजनेस ट्रांजिशन इन दिस बुक इन जर्नल एंट्री, इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, और जिस बच्चे की जर्नल एंट्री समझ में आ गई, चैलेंज है, अकाउंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके लिए हम लोगों के लिए जो दो रूल्स मैंने आपको बताए थे, अमेरिकन अप्रोच और ब्रिटिश अप्रोच, वो मस्ट है, उनके बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। तो देखिए बेटा, जैसे मैं बता रहा हूं कि अब हम किसी भी ट्रांजिशन को इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो क्या होगा कि जैसे बिजनेस में डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, उनको हमें जर्नल में रिकॉर्ड करना है, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक। अब क्या होगा कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, प्रोसेस वही है, पहले ये देखना है कौन से दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, उनका नेचर कौन सा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप अमेरिकन अप्रोच को अप्लाई करते हैं या ब्रिटिश अप्रोच को अप्लाई करते हैं। वैसे हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ब्रिटिश अप्रोच को, लेकिन कुछ केसेस में अमेरिकन अप्रोच का भी यूज किया जा सकता है, दोनों से एंट्री सेम बनेगी। जैसे मान लो मेरे बिजनेस में एक ट्रांजेक्शन हुआ, मशीनरी परचेज फॉर ₹10,000। भाई मैंने 10,000 रुपए की मशीन कैश में खरीदी। सबसे पहले ऊपर ईयर को एक ही बार लिखना है, जैसे मान लो 2018 का ट्रांजेक्शन है, डेट में लिख दिया आपने जनवरी 1 ऑफ जनवरी को ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, आपने डेट मेंशन कर दी ट्रांजेक्शन की। अब उसके बाद नाउ यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, अब आपको उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो देखो ट्रांजेक्शन आपका कह रहा है कि मशीनरी परचेज फॉर ₹10,000, आपने 10,000 रुपए की मशीन खरीदी। तो पहले तो आप ये देखो कि इस ट्रांजेक्शन में कौन सी दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। बेटा मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बस आपको रूल अप्लाई करने हैं, और जो बच्चे इस चैप्टर को सीख जाएगा उसके लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, इस पे ध्यान से समझना है। देखो स्टार्टिंग में जब आप एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और 3 क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि इसमें यार एंट्री बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा कि इसमें कौन सा अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है। जैसे मान लो आज मुझे ये कहा जाए कि भाई मशीनरी परचेज फॉर ₹10,000, तो मैं सीधा कहूंगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने उसमें ये नहीं देखा कि भाई मशीन का कौन सा अकाउंट है, उसका नेचर क्या है, वो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। फ्रीक्वेंटली हम लोगों को ट्रांजेक्शन को करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के थ्रू, यानी कि ये चैप्टर केवल और केवल प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई हमने 10,000 रुपीज की मशीन परचेज की। हर एक बच्चा सोचे मशीन परचेज करने से कौन से दो अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आप लोगों ने अमेरिकन अप्रोच और ब्रिटिश अप्रोच को रिवाइज किया है, कोई भी अप्रोच आप अप्लाई करके देखो। मशीन को आप 10,000 रुपए में कैश में खरीद रहे हो, आपकी दो चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा, मशीन और कैश पे। ब्रिटिश अप्रोच अप्लाई कर लो। मशीन कौन सा अकाउंट है, एसेट से बिलोंग करता है, इट मींस इट्स ए रियल अकाउंट। कैश भी कौन सा अकाउंट है,
रियल अकाउंट है। अच्छा, रियल अकाउंट का रूल क्या था आप लोगों को सबको ध्यान हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आपके पास आ रही है उसको तो आपको करना है डेबिट, जो चीज आपके पास से जा रही है उसको करना है क्रेडिट। तो अगर आपने मशीन को परचेज किया है तो आपकी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट के लिए मैंने बता रखा है पीछे क्रेडिट वर्ड नहीं लगाते बल्कि आगे टू वर्ड का यूज होता है। दिस इज ए एंट्री। अब डेबिट की साइड में अमाउंट लिख दिया 10,000, इसी प्रकार क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट साइड में लिख दिया 10,000। ये डबल पोस्टिंग हो गई, ठीक है। ये आपकी एक जर्नल एंट्री होगी। अच्छा ध्यान रखना, हर एक जर्नल एंट्री करने के बाद उसके नीचे उस ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि दिस इज ए टेक्निकल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज वो ही बच्चा समझ पाएगा जिसको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की नॉलेज हो। जबकि आप लोगों ने पढ़ा है कि अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होती है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल। भाई जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो वो अंडरस्टैंडेबल हो, दे शुड बी प्रेजेंटेड इन सच ए वे दैट एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। भाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए कि हर एक बंदा उसको समझ सके। तो ये तो है एक टेक्निकल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को केवल वो ही बंदा समझ सकता है हु हैव द नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। इसलिए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद नीचे उस ट्रांजेक्शन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है हमारी लैंग्वेज में या बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ताकि उस ट्रांजेक्शन को समझा जा सके। देखो इसके नीचे हम लिख देंगे भाई आपने ये ट्रांजेक्शन क्या किया था, आपने मशीन को कैश में परचेज किया था, तो यहां पे लिखेंगे मशीनरी परचेज फॉर कैश रुपीज इतना, जैसे 10,000 मशीनरी परचेज फॉर कैश रुपीज 10,000। 10,000 की मशीन हमने कैश में खरीदी। दिस इज कॉल्ड ए नरेशन। इसको नरेशन कहा जाता है। बेटा नरेशन का मतलब होता है ट्रांजेक्शन को नरेट करना, ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करना, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल बुक की लैंग्वेज लिखी जाए, आप लोग इसको नीचे इस तरीके से लिखो कि आपका ऊपर वाला ट्रांजेक्शन थोड़ा बहुत समझ में आ सके, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं लिखनी आती तो बुक में जो ट्रांजेक्शन दे रखा था वो एज इट इज यहाँ पे लिख सकता है, ठीक, क्लियर। अच्छा ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री करने के बाद एक लाइन का थोड़ा सा स्पेस छोड़िए। अब उसके बाद मान लो दूसरा ट्रांजेक्शन आपको बुक्स में दिया हुआ है रुपीज 5,000 गिवन टू राम। भाई कोई बंदा हमारे पैसे मांगता था, राम, ठीक है, राम नाम का कोई बंदा था जो कि हमारे पैसे मांगता था। हमने उस बंदे को 5,000 रुपीज की कैश में पेमेंट की, रुपीज 5,000 गिवन टू राम इन कैश। भाई हमने राम को 5,000 रुपीज का कैश पे किया, ठीक। अब ये देखो कि अगर हम राम को 5,000 रुपीज की पेमेंट कैश में दे रहे हैं तो हमारे बिजनेस में किस किस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आप सोचो, आप राम को 5,000 की पेमेंट कर रहे हो, आपके इस ट्रांजेक्शन की वजह से एक इफेक्ट तो पड़ रहा है राम के ऊपर और एक इफेक्ट पड़ रहा है कैश के ऊपर, राम के ऊपर और कैश के ऊपर, ठीक है। अब आप राम को 5,000 रुपीज की कैश पेमेंट कर रहे हो, राम और कैश के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। दोनों अकाउंट का नेचर आइडेंटिफाइड करो ब्रिटिश अप्रोच के अकॉर्डिंग। आप राम को पेमेंट कर रहे हो, ही इज ए रिसीवर, सॉरी अकाउंट का नेचर क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट, एक बंदे से बिलोंग करते हैं, व्यक्ति से बिलोंग करता है, तो इट इज ए पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आप राम को पेमेंट कर रहे हो तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से राम क्या है, रिसीवर या गिवर? नो डाउट रिसीवर है। भाई आप उसे पैसा दे रहे हो तो वो तो पैसा ले रहा है, ही इज ए रिसीवर। रिसीवर को क्या किया जाता है, डेबिट।
सेकेंड इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? कैश के ऊपर पड़ रहा है, और कैश एक रियल अकाउंट है, एसेट्स है, एसेट्स का अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आपके पास आ रहा है या कैश आपके पास से जा रहा है? नो डाउट आप पेमेंट कर रहे हो तो कैश आपके पास से जा रहा है, जा रहा है तो आप इसे क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ठीक, तो इस एंट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो राम हमारे पास क्या हो जाएगा? डेबिट, और कैश हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट। अब मान लो ये ट्रांजैक्शन हुआ है आपका 5 जनवरी को, ईयर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो ऊपर एक बार ही लिखा जाएगा, डेट को बार बार लिखेंगे। 5 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आप राम को क्या करोगे? डेबिट। अच्छा, जैसे यहाँ पे मशीन के साथ आपने लिखा है मशीन अकाउंट, राम के साथ भी लगा सकते थे राम अकाउंट, लेकिन क्लियर कर देता हूं कि देखो जब किसी इंडिविजुअल पर्सन का नेम आए, जैसे राम, मोहन, सोहन, एक्स, वाई, जेड, किसी भी बंदे का नाम आए, तो उसके साथ या तो अकाउंट वर्ड मत लगाओ, अगर आप अकाउंट वर्ड लगाना चाहते हो तो यहाँ पे अपोजिटिव एस करके लगाओगे, राम्स अकाउंट। क्योंकि अगर राम अकाउंट लिख दिया तो राम अकाउंट का मतलब जितने भी बंदे राम नाम के वो सारे इस अकाउंट में शामिल है। इंडिविजुअल पर्सन का नाम है तो इसलिए हमेशा अपोजिटिव एस करके अकाउंट लगाओ या अकाउंट वर्ड भी हटा दो। ठीक है, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप इस ट्रांजेक्शन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पे भी 5000 डेबिट में और 5000 क्रेडिट में। क्लियर बेटा? नीचे एक्सप्लेनेशन करेंगे। ₹5000 पेड टू राम। मैंने राम को 5000 रुपीज की पेमेंट की। ₹5000 पेड टू राम। राम को 5000 की पेमेंट की। ठीक, इसी तरीके से थर्ड ट्रांजेक्शन, फोर्थ ट्रांजेक्शन, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन आपको दिए गए, all of those transactions are to be recorded in form of journal entry in journal। ठीक है बेटा, इस तरीके से डिफरेंट ट्रांजेक्शन को आपको जर्नल में रिकॉर्ड करना है। क्लियर? कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो गए होंगे। देखो फिर बता रहा हूं, अमेरिकन अप्रोच और ब्रिटिश अप्रोच के रूल्स को हर एक बच्चा बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर ले, अपने माइंड में बैठा ले। मतलब कि इतना होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट के रूल इतने ज्यादा क्लियर होने चाहिए कि अगर आपको खाना भी मंगवाना है तो आप सीधा कहो मम्मी रोटी डेबिट, सब्जी क्रेडिट। रोटी आने दो, सब्जी को ले जाओ, सब्जी को आप लेके जाओगे तो उसको क्रेडिट करना। ठीक है, कहने का मतलब इन एवरी वर्ड्स यू हैव टू यूज द डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक, रूल्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने माइंड में फिट कर लो। क्लियर बेटा? तो देखो बेटा, ये हमारे पास रूल्स हैं, इस तरीके से ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 छोटी-छोटी बातों को क्लियर कर देता हूं। आपको जर्नल के क्वेश्चन कैसे करने हैं, फॉर्मेट आपको पता चल गया, कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है वो ट्रांजेक्शन आपको पता, वो तरीका आपको पता चल गया। अब आपको कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है और उन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। देखो बेटा, देखो सबसे पहली बात तो आप लोग ये क्लियर कीजिए, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर ए ट्रांजेक्शन इज इन कैश और इन क्रेडिट। देखो जैसे मान लो मैं आपके सामने एक ट्रांजेक्शन बोलूंगा कि भाई गुड्स परचेज या फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम ₹10,000। पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूं कि फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम ₹10,000। फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम ₹10,000। राम से 10,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया। दिस इज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब आपको ये पता करना है कि वेदर दिस ट्रांजेक्शन इज इन कैश और इन क्रेडिट। भाई आपका ये ट्रांजेक्शन कैश में है या ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट में, इस बात का पता आपको कैसे चलेगा? तो देखो उसमें ये ध्यान रखना है, आपको पहले भी मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में ये बात क्लियरिफाई की थी
कि अगर ट्रांजैक्शन के साथ में इन कैश वर्ड दे रखा है तो क्लियर हो ही गया कि आपने फर्नीचर को कैश में खरीदा है। और अगर आपको क्रेडिट वर्ड दे रखा है तो क्लियर हो गया कि आपने ये ट्रांजैक्शन उधार में किया है, क्रेडिट में किया। अगर कैश या क्रेडिट वर्ड गिवन है तब तो आई थिंक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से किया है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको कैश या क्रेडिट वर्ड गिवन नहीं होगा, केवल इस तरीके से दिया जाएगा फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम ₹10,000, ठीक है, उसमें कैश या क्रेडिट वर्ड गिवन नहीं होगा। तो उसका सिंपल सा रूल क्या है, सिंपल सा तरीका क्या है कि इफ इन द ट्रांजिशन कैश और क्रेडिट वर्ड इज नॉट गिवन बट द नेम ऑफ पार्टी इज गिवन, जैसे यहां पे कहा गया है फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम ₹10,000, यहां पे पार्टी का नाम, पर्सन का नाम, फर्म का नाम या कंपनी का नाम गिवन है, देन इट विल बी कंसीडर्ड दैट द ट्रांजिशन इज इन क्रेडिट। तब तो आपको ये मानना है कि आपका ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है, उधार में। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन में कैश या क्रेडिट वर्ड भी नहीं है और पार्टी का नाम भी नहीं है, केवल ये कहा जाए फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000, भाई हमने 10,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया है, कैश या क्रेडिट वर्ड नहीं है, लेकिन साथ के साथ में पार्टी का नाम भी नहीं है, किसी फर्म का या किसी व्यक्ति का नाम भी ट्रांजैक्शन में नहीं है, देन इट विल बी कंसीडर्ड दैट द ट्रांजैक्शन इज इन कैश। तब आपको ये मानना है कि आपका ये ट्रांजैक्शन कैसे है, कैश में, योर ट्रांजैक्शन इज ओनली इन कैश। क्लियर? तो ये प्रोसेस होता है कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाइड करने का कि वेदर द ट्रांजैक्शन इज इन कैश और इट इज इन क्रेडिट। क्लियर बेटा? ठीक, तो देखो पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि आपको कैसे आइडेंटिफाइड करना है कि वेदर योर ट्रांजैक्शन इज इन कैश और इन क्रेडिट। ठीक, अच्छा, दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आप लोग किसी भी बिजनेस में फर्नीचर खरीदते हो, कैश में खरीदो या क्रेडिट में खरीदो, एक इफेक्ट पड़ गया फर्नीचर के ऊपर, एक इफेक्ट पड़ गया कैश के ऊपर। आपने फर्नीचर को डेबिट कर दिया, कैश को आपने क्रेडिट कर दिया। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, गुड्स। आप सभी को ध्यान हो, गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स मींस दोज थिंग्स इन विच ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डील्स। भाई गुड्स का मतलब होता है वो सारे प्रोडक्ट, वो चीजें, वो आइटम्स जिसमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डील करता है। भाई हम कपड़े के डीलर हैं, कपड़ा हमारे लिए गुड्स कहलाएगा। आप एक फर्नीचर के डीलर हो, फर्नीचर आपके लिए गुड्स कहलाएगा। यू आर ए बुक सेलर, बुक्स आपके लिए गुड्स कहलाएगी। ठीक है, यानी कि आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो वो प्रोडक्ट आपके लिए गुड्स कहलाता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जनरली बिजनेस में गुड्स से रिलेटेड 4 प्रकार के लेन देन होते हैं, 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं। वैसे तो और भी होंगे, लेकिन मेनली देयर आर 4 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। फर्स्ट, परचेजिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, यानी कि जो गुड्स हमने अपने कस्टमर को सेल आउट की थी उन कस्टमर्स के द्वारा गुड्स को वापस कर देना, और गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, जिन लोगों से हमने सामान खरीदा था जो हमारे सप्लायर थे उनको गुड्स रिटर्न कर देना। तो जनरली दीज आर 4 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। ठीक है, इनके लिए आपको ध्यान देना है, अगर हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स हमारे पास आ रही है, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो गुड्स को डेबिट करना है ना, रूल यही कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर केवल और केवल गुड्स खरीदते हैं तो यू विल यूज द वर्ड परचेज। फॉर गुड्स, फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स वी विल यूज द वर्ड परचेज।
फर्नीचर खरीदते हैं तो हम लोग किसको डेबिट कर रहे हैं? फर्नीचर को। लेकिन गुड्स खरीदते हैं तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? परचेज वर्ड यूज करेंगे गुड्स को खरीदने के लिए। इन द सेम वे फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल करने के लिए आप लोग सेल्स वर्ड को यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सेल्स वर्ड यूज करेंगे फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स। इसी प्रकार दैट गुड्स विच हैव बीन परचेज फ्रॉम द सप्लायर इज रिटर्न टू देम। अगर जो गुड्स हमने अपने सप्लायर से खरीदी थी, इफ ड्यू टू एनी रीजन इट वाज रिटर्न टू देम, अगर ये गुड्स हम अपने सप्लायर को वापस करते हैं तो वी विल यूज द वर्ड परचेज रिटर्न। हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? परचेज रिटर्न वर्ड यूज करेंगे गुड्स रिटर्न टू सप्लायर के लिए। भाई जो गुड्स हमने अपने सप्लायर से खरीदी, इफ ड्यू टू एनी रीजन इट वाज रिटर्न टू देम, भाई डिफेक्टिव हो गया या नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, कोई भी रीजन हो, अगर आपने वापस किया तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? परचेज रिटर्न। और इन द सेम वे जो गुड्स आपने अपने कस्टमर को बेची थी, इफ दे रिटर्न द गुड्स, अगर आपके कस्टमर आपको वापस करते हैं तो यू विल यूज द वर्ड सेल्स रिटर्न। आप लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सेल्स रिटर्न वर्ड यूज करेंगे। तो दीज आर द फोर वर्ड्स विच यू विल यूज फॉर गुड्स: परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। दीज वर्ड्स विल बी यूज ओनली रिलेटेड टू गुड्स। क्लियर बेटा? ठीक। तो देखो ये कुछ हमारी बेसिक्स चीजें थी जो जर्नल के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी थी। बेटा आप लोग इन सभी चीजों को रिवाइज कीजिए, अपने अमेरिकन अप्रोच और ब्रिटिश अप्रोच के रूल्स को एक बार रिवाइज और कीजिए। कल हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आई थिंक सभी स्टूडेंट्स के पास बुक्स अवेलेबल होंगी। अगर किसी स्टूडेंट के पास बुक्स नहीं है तो प्लीज वो स्टूडेंट बाय इवनिंग मेरे पास अपना नाम जरूर मैसेज करें। मैं कोशिश करता हूं कि उन बच्चों के लिए बुक्स का अरेंजमेंट हो जाए। अगर किसी स्टूडेंट के, बेटा देखो अभी तक थ्योरेटिकल चैप्टर चल रहे थे, हम लोगों ने उनके नोट्स बनवा दिए, आपको रिटन मटेरियल सेंड कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए हमें डेली कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास बुक्स का अरेंजमेंट नहीं हो पाया तो विदाउट एनी हेजिटेशंस बाय इवनिंग मुझे इन्फॉर्म कर दे विद योर नेम, ठीक है? विद योर नेम एंड योर एड्रेस, ताकि मैं कोशिश करके आप तक बुक का कुछ अरेंजमेंट करवा सकूं या फिर आपको कोई मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है बेटा? कल हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस की पिक्स मैं आपके पास भेज दूंगा कि आज हम लोग ये क्वेश्चंस करने हैं और उसके बाद बाय इवनिंग आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं उसकी पिक्स भी मैं भेज दूंगा। लेकिन कोशिश करो आपकी सभी के पास बुक्स का अरेंजमेंट हो। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।